So, ladies and gentlemen, I welcome you all in the new episode of the show A Naked Truth Story of Becoming a Teacher. हमने इस सफ़र की शुरुआत जब की थी तो मेरी कोशिश ये थी कि एक शिक्षक एक टीचर के लाइफ में जो स्ट्रगल होता है टीचर बनने तक में और टीचर बनने के बाद का उसको आपके सामने लेकर आऊँ और आपकी जो तारीफ़ मिली है जो अप्रिसिएशन मिला है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आज हमारी ये जो कारवां है वो चलते हुए मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर में जहाँ एक एशियाज फर्स्ट एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल है वहाँ तक पहुँच चुकी है। और आज हम जिस शख्सियत से मुखातिब होने वाले हैं उनके बारे में बहुत ख़ास बोलना चाहूँ तो शायद टाइम लंबा चला जाएगा, क्योंकि मेरे सफ़र की शुरुआत जब इनके साथ हुई थी तो मेरी जो वाइस प्रिंसिपल मैम है उन्होंने कहा था कि जाके एक बार मिल के आ सर से। मैं ये सोच रहा था कि सर का जो डेजिग्नेशन है मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। मेरी ये सोच थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो एक बहुत ही कड़क जिनसे डरना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट तरीके से पेश आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत ही मुस्कुराते हुए सर ने वेलकम किया और सारी इंट्रोडक्शन लेने के बाद उन्होंने कही कि अच्छे से काम करो, बहुत खुश रहोगे। तो एक ऐसी शख्सियत जिसकी डेजिग्नेशन वाइज बात करें तो बहुत ही अच्छी है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने में बहुत हेल्प की है। आज हम उनसे मुखातिब होने वाले हैं और सर का नाम है जसवीर सिंह परमार, जो कि मैक्रोविजन एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, एचओडी ऑफ इंग्लिश हैं और बहुत कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सर का स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम यू। थैंक यू। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं। थैंक यू कादिर सर। आपने जैसे कहा कि जब आपसे पहली बार कहा गया कि जाके सर से मिलिए तो शायद दिमाग में एक प्रिंसिपल की एक इमेज रही होगी कि ये ना प्रिंसिपल मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, पता नहीं कैसे मिलेगी, क्या बात करेंगे। नहीं, प्रिंसिपल से पहले हम एक टीचर है और हम अपने आप को टीचर ही मानते जो प्रिंसिपल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई भुसावल में हुई है, महाराष्ट्र भुसावल में हुई है। रेलवे स्कूल में, पापा रेलवे में थे तो इसलिए रेलवे स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है 12वीं तक जी। उसके बाद भुसावल में ही हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। और पढ़ाई लिखाई के बाद में बस सफ़र शुरू हो गया टीचिंग का। टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा और आज इस मुकाम पे कि आज एक बहुत ही शानदार स्कूल में हम प्रिंसिपल है और हमें लगता है कि शायद हमारी डेस्टिनी ही थी कि हमें टीचर बनना है और यहाँ इस स्कूल में आना है। सर बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे आपके कलीग्स जो आपके जूनियर्स हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हुआ मैं जब आपको आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा था। तो बातें बहुत लंबी है, धीरे धीरे करेंगे, प्रोफेशनल और पर्सनल। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ, जैसे आपने सारी बातें बताई भुसावल की, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आप आगरा बेस्ड हैं, बेसिकली आगरा से हैं। हाँ, हमारा नेटिव जो है आगरा है जी। और पापा की जॉब जैसे रेलवे में थी और पोस्टिंग पापा की भुसावल में हुई, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई हमारी भुसावल से ही हुई। और कुछ भुसावल से या वहाँ के जो लोगों से शायद रिलेशंस ऐसे थे कि पापा के जब प्रमोशंस भी होते गए तो प्रमोशन में भी उनकी पोस्टिंग भुसावल ही हुई है। तो इसलिए भुसावल अभी तो बेस्ड है, लेकिन नेटिव डेफिनेटली आगरा है। आगरा से। हाँ, मतलब थ्रू आउट जो एजुकेशन है आपकी वो भुसावल से थ्रू आउट एजुकेशन भुसावल से हुई है। और सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे आपने बताया कि फादर रेलवे में थे, तो आपने रेलवे के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? हाँ, रेलवे जैसे पेरेंट्स रेलवे में थे और जनरली ये होता ही है कि ना अगर आप किसी स्पेशली रेलवेज़ वालों के साथ तो ये रहते हैं कि हर एक का मन होता है कि नहीं रेलवे में जाया जाए, उसकी तैयारी की जाए। दिमाग में भी शायद हमारे था और जहाँ तक हमें याद है हमने एक ही बार ट्राई किया था। जब हम पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में ही थे शायद, तो उस समय एक बार ट्राई किया और उस समय नहीं कुछ हो पाया। लेकिन फिर उसके बाद जब एजुकेशन कंप्लीट होते ही टीचिंग में आ गए तो फिर वो चीज़ दिमाग में नहीं आई। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे रेलवेज़ में हैं। रेलवे में काम कर रहे हैं। हाँ, सर रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवेज़ में है, अभी भी उनसे मुलाकात होती है तो वो अच्छा लगता है। शायद आप रेलवे में होते तो अकेले होते, टीचर शायद तो कई सारे हैं। बिल्कुल 100% आपने सही कहा। हम रेलवे में होते
तो अकेले होते, और यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। सर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, लाइक मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे और उनकी जो पैकेज थी, लाइक उन्होंने उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्होंने 76 में ज्वाइन किया था और 2006 में उनकी रिटायरमेंट हुई थी। सैलरी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, ऑल्दो टीचिंग के अलावा बहुत सारे लुक्रेटिव जॉब थे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो समहाउ आपकी जब करियर स्टार्ट होती रही होगी तब भी और सारे भी लुक्रेटिव जॉब रहे होंगे, अपार्ट फ्रॉम रेलवे की बात करूँ तो भी। हाँ, बिल्कुल उस समय भी थे, जी। लेकिन कहीं न कहीं जानकारी का अभाव था। ओके। क्योंकि हमने ग्रेजुएशन अपना हमारा ग्रेजुएशन हुआ है 89 में, पीजी हमारा 92 में हुआ है। उस समय इंटरनेट और कंप्यूटर्स और मोबाइल ये सारी इतनी जानकारी नहीं थी, और बाहर से भी कोई ऐसे वो नहीं था कि जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ठीक है, अगर साइंस लिया तो आपको इंजीनियरिंग में जाना है, बायो लिया है तो मेडिकल है ना, ह्यूमैनिटीज़ लिया जिसको हम लोग आर्ट्स कहते थे उस समय, तो मतलब आपको टीचिंग लाइन में जाना है या वकालत किसी उसमें, बस इतनी एक जो मोटे-मोटे जो एक जनरली जो बच्चों को जानकारी होती है, तो वही थी जानकारी। ऐसा बहुत ज़्यादा जानकारी हो चीज़ों की ऐसा है। नहीं था। सर इस हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम टाइम का। वैसे हमारे आनंद सर भी टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम टाइम का कि इस टाइम में मैं अगर अपनी बात करूँ तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की भरमार है, यूट्यूब है, अलग-अलग वेबसाइट्स है और आप जैसे कई सारे हस्तियाँ हैं आस-पास जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और कभी असेंबली में, कभी ऑडिटोरियम में, अलग-अलग जगहों पर अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हुँ। तो आज के टाइम में अगर कोई ये कहता हो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली प्रॉपर, उसके बारे में। नहीं, आज के समय में तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जी। तो शायद वो बच्चा जो है वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई आए और मुझे बताए कि हुँ, आप ये जॉब कर लो या ये पढ़ाई कर लो या वो पढ़ाई कर लो, जी। है ना? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की तो भरमार है। हम लोग को बोलते जैसे कुछ समय पहले ये था, शुरुआत में हम लोग कहते थे कि जनसंख्या विस्फोट, जी। है ना? फिर उसके बाद में आया नॉलेज का आया कि द एक्सप्लोजन ऑफ द नॉलेज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस लोगों के पास आने लगी। और आज के समय में अगर हम बात करें तो ये तो सुपर एक्सप्लोजन ऑफ द इंफॉर्मेशन यस, है यस सर। कि आप कहीं पे भी चले जाए, किसी न किसी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पास अगर मोबाइल है तो अब चलता-फिरता आपके पास कंप्यूटर है, चलती-फिरती किताब है आपके पास। बस आपको यूज़ करना है, आपको ओपन करना है, आपको सारी ए टू ज़ेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है। आपके पास अगर मोबाइल नहीं है, किसी ग्रामीण इलाके से आते हैं, गरीब है, जी, तो टीचर्स हैं, अवेलेबल आज के है, टीचर्स के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड रहते क्योंकि हैं। अब हाँ, टीचर्स अपडेटेड रहते हैं क्योंकि टीचर भी आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है यस सर। अपने पढ़ाने-लिखाने में। तो कोई टीचर भी नहीं कह सकता कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है 2, जो हमें ऐसा लगता है कि या तो एक बच्चा जो है एक एक्सक्यूज़ ढूँढ रहा है कुछ नहीं करने के लिए, तो इसलिए कहता है कि मेरे पास जानकारी का अभाव है, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, दूसरा जो हमें ये लगता है कि जो बच्चे इस तरीके से कहते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी नहीं है, वो चाहता नहीं है करना। वो नहीं, उसे लगता है कि मुझे सब रेडीमेड इंस्टेंट, जैसे आजकल वो हो गया ना, इंस्टेंट मैगी है, हाँ, इंस्टेंट हाँ, फूड की हम हाँ, लोग बात यस सर। करते हैं। तो बच्चा भी वो इंस्टेंट, हर एक चीज़ वो इंस्टेंट चाहता है। तो उसे लगता है कि मुझे सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाए, मैं कम मेहनत करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। यस। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी तक जितनी बातें हुई है सर से, उससे मैं अपने लाइफ़ के एक ख़ास पहलू पे पहुँच चुका हूँ और मैं सर से भी बात करना चाहता हूँ। मैं सर बॉर्न एंड ब्रॉट अप किसी दूसरे स्टेट से हूँ। थ्रू आउट जो मेरी लाइफ़ रही है वो अलग अलग ही स्टेट में हुई है और जॉब मैं किसी थर्ड स्टेट में कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मन में एक कसक सी रही है मेरे कि हाँ, अभी जहाँ हूँ मैं बहुत ख़ास लोग हैं, बहुत अपने हैं, हो गए हैं। हुँ, लेकिन फिर भी एक वो रहती है कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मेरी अपब्रिंगिंग हुई, वहाँ हुँ, नहीं हुँ, रहा हूँ। हुँ, तो आपके साथ भी जैसे आपने बताया कि आगरा से रहे आप, फादर जॉब में थे तो भुसावल और वर्किंग कहीं थर्ड स्टेट में है। स्टेट तो नहीं बट लोकेशन चेंज है। हुँ। तो क्या कभी ऐसा मन में एक कसक सी रही है कि हाँ, अपनों के बीच में होता, शायद वो अपने जो फैमिली से है क्लोज़्ड है?
नहीं, वो लगता है डेफ़िनेटली हर एक को वो चीज़ महसूस होती है, कभी महसूस होती है। अब जैसे हमने भुसावल में पढ़ाई-लिखाई हुई है, सारी चीज़ें हमने लगभग अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमने लगभग 12-15 साल हमने महाराष्ट्र में वर्क किया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश में जबलपुर में हम 6 साल रहे और अभी 15 साल से बुरहानपुर में हम रह रहे हैं। आगे भविष्य में पता नहीं जी। कि हम मध्य प्रदेश छोड़ के जाएँगे या मध्य प्रदेश में कोई हमारा सिटी चेंज हो जाए। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो अपनी जो डेस्टिनी है, कोई इस पे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन जो अपनी डेस्टिनी जो है, किस्मत है, वो बराबर जो है इंसान को उस जगह पे लेके जाती है। उसे ईश्वर को पता है कि ये व्यक्ति की कहाँ पे ज़रूरत है, ये इसको कहाँ पे जाना है। वो अपने बराबर लेके जाता है वहाँ पे और वो अपना समय वहाँ पे निकालता है या अपना जो वर्क है या जो भी चीज़ है वो जी, सारी जी। चीज़ें करता है। हम आपको एक बता शायद ये आपको लिए तो पहली बार ये इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ जो पुराने साथी हैं हमारे उनको पता है कि जब हम इस मैक्रोविज़न में जब हम आए थे और तो मुझे लगा था कि यार एक ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, नहीं कि रहेंगे। कुछ चीज़ें हमें जो जिस माहौल से हम आए थे और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दी हुँ, और 15 साल हो गए, काफ़ी लंबा है ना? टाइम। तो इसलिए हम बहुत विश्वास करते हैं कि डेस्टिनी जो है बराबर उसे मालूम है कि कहाँ लेके जाना है, किससे मिलवाना है, किससे नहीं बहुत ही मिलवाना है। शानदार जर्नी है। मेरी अभी तक छोटी है हाँ। लेकिन मैक्रोविज़न की रही है और इसको ऐसा माहौल बनाने में कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सर तो रहते ही हैं आनंद सर। सर अपन यहाँ पे स्कूल में थ्रू आउट बच्चों के बीच में रहते हैं और इस बात से मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपके बचपन में जाना चाहता हूँ। हुँ। आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है, वो कैसी रही है? ने हमारी अपब्रिंगिंग की अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली जैसे पापा रेलवे में थे, तो रेलवे कॉलोनी में ही थे। कॉलेज में थे, यस सर। जितने भी आस-पड़ोस और जो कॉलोनी में थे सारे यूपी के ही लोग थे। आगरा, कानपुर और जी। उसके आस-पास के ही सभी लोग थे। घर का माहौल थोड़ा-सा धार्मिक भी था, थोड़ा-सा नहीं अच्छा खासा धार्मिक था। तो घर में पूजा-पाठ वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें होती थी। पापा जो है हमारे काफ़ी साइलेंट, पापा का नेचर था। पेशेंस पापा में बहुत था। तो वही सारी चीज़ें घर से सीखी है। स्कूल जो था, जो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो आज भी हमें याद आता है। आज भी हम कभी अपने स्टाफ से बात करते हैं या शर्मा सर से या सिलोरिया सर वगैरह से बात करते हैं, तो हम रिकॉल करते हैं कि हमारे समय में स्कूल में चाहे वो हेयर कटिंग को लेके हो या यूनिफ़ॉर्म को लेके हो, तो जो डिसिप्लिन, जो स्ट्रिक्टनेस जो थी, उस समय तो बुरा लगता था, लेकिन लगता था कि नहीं यार वही चीज़ है। चाहे ज़रूरी वो है। जो उस स्कूल में जो सीखा है, जो घर का जो वातावरण वहाँ से जो सीखा है, वो शायद हमें कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में, अपने वर्क प्लेस में हमें हेल्प कर रहा है वो। सर कोई ख़ास इंसिडेंट या एक्सपीरियंस आपके बचपन का या आपके स्कूल टाइम का जो अंदर ही अंदर आप मुस्कुरा से जाते हो उसको याद करके कि हाँ, कुछ तो था वो बहुत बेहतर था? हाँ, नहीं, वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जहाँ पे ऐसे अभी भी लगता है कि नहीं यार यार मतलब ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ी जैसे यस सर। है ना? और वो बेवकूफ़ी वाले इंसिडेंट्स पे ही हँसी आती है। यस सर। तो ऐसे तो डेफ़िनेटली रहे हैं। कोई एक ख़ास? कोई एक ख़ास की अगर हम बात करें, तो मैं अभी याद है कि जैसे हमारे जो क्लासमेट्स वगैरह थे, फाइनल एग्ज़ाम्स का समय था, मेरा बहुत अच्छा एक मतलब क्लासमेट था, अच्छा जी, जी। दोस्त भी था, पढ़ने में बहुत अच्छा सारी चीज़ें। किसी वजह से मतलब वो हम लोगों में आपस में थोड़ा-सा कह-सुनी हो गई। डायरेक्टली हम तो इन्वॉल्व उसमें नहीं थे, लेकिन मेरे दूसरे दोस्त थे। तो कुछ तो भी ऐसी बात हुई, तो हम लोगों ने उसके एग्ज़ाम के समय में उस बच्चे का बैग ही छुपा दिया था। अच्छा। कि उसका चलो उसका एक काम करते हैं, कल पेपर है, इसका बैग ही उसके कॉपी गायब कर गायब देते हैं, कर दो। ठीक है?
लेकिन जब वो कॉपी वगैरह गायब तो कर दी, सारी चीज़ें कर दी, बेचारा वो परेशान भी हुआ। अब उसके घर वालों से हम लोग के फैमिली टर्म्स भी थे सारी चीज़, लेकिन कहीं न कहीं फिर वही बात आती है ना, एक डिसिप्लिन वाली बात है, घर का माहौल की नहीं अपन को कि जैसे एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं रिलीजियस वो था, तो फिर लगा कि नहीं यार, अच्छा नहीं है अच्छा ये। नहीं है ये चीज़। अच्छा। तो अल्टीमेटली जाके सॉरी भी उस चीज़ को बोला, उसे वापस भी किया, लेकिन अभी भी लगता है कि नहीं यार, ये तो बेवकूफ़ जैसी आदतें है कि अपन कुछ इस तरीके से कर रहे, किसी का नुकसान करने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। तो कभी ये है, या कभी ये होता था कि जैसे स्कूल में तो पता नहीं वो क्या चीज़ थी, अधिकतर टीचर्स जो आजकल के जो बच्चे बोलते हैं ना, हम टीचर्स के पेट जी, जी, काफ़ी जी। सारे, बहुत सारे टीचर्स का। तो कभी कुछ ऐसा लगता था कि कोई बच्चे ने तो दूसरे बच्चे डरते भी थे कि यार जसवीर को कुछ बोलेंगे तो कहीं वो टीचर को जाके ना अच्छा। बोलते। हालाँकि वो भी जानते थे कि कभी इस तरह की चीज़ हम नहीं किए, लेकिन एक जो क्लोज़नेस जो जी, थी टीचर्स टीचर्स के से थी साथ, आपकी। तो वो चीज़ें तो कब ये इस तरीके की काफ़ी चीज़ें सारे हैं। एक्सपीरियंस है हाँ। ऐसा। सर, अब आते हैं थोड़े से आपके प्रोफ़ेशनल करियर की हुँ। तरफ। आपकी टीचिंग की शुरुआत कब हुई थी बेसिकली? टीचिंग हमने 92 से स्टार्ट किए, जी, और वो भी केंद्रीय विद्यालय भुसावल। जी, वहाँ पे वहाँ पे एक टीचर जो थे वो लीव वैकेंसी पे थे, लॉन्ग लीव वैकेंसी थी, प्राइमरी टीचर थी, जी, मैडम एक थे, तो 4 महीने या 5 महीने की उनकी लीव थी। जी। तो क्लास तो खाली स्कूल, तो मतलब वो 4-5 महीने के लिए किसी टीचर को रिक्रूट भी नहीं करना था उन्हें, कि वो टीचर ने वापस अब आना वापस था। आना था। तो जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर एमपी उपाध्याय, वो भी आगरा से ही थे और उनसे जान-पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि घर पे बैठे-बैठे क्या करेंगे, स्कूल में आ जाओ, थोड़ा-सा पढ़ाना-लिखाना शुरू करें। तो वहाँ से शुरुआत करी। क्लास 2 के हम जो है ग्रेड 2 जो हम बोलते जी, हैं, जी, ग्रेड 2 के हम क्लास टीचर थे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इनको हम पढ़ाते थे, लगभग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। जी, आई थिंक साइंस और शायद मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन इंग्लिश पढ़ाते थे, और ये जो सोशल साइंस टाइप की शायद आई थिंक ईवीएस बुक थी या क्या, तो हमें एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। जो प्राइमरी के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते थे। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। लगभग 4 मंथ्स हमने वहाँ पे पढ़ाया है, और उसके बाद डेफ़िनेटली वो टीचर आ गए तो छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी समय नवोदय विद्यालय भुसावल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली, वहाँ अप्लाई किया, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से पढ़ाना जो शुरू किया, तो अभी तक का वो जर्नी सफ़र चलते चलता ही रहा है। जा रही है। बीच में 6 साल एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हमने 6 इयर्स। 6 इयर्स हमने पढ़ाया है। एक जेटी महाजन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फैजपुर करके जगह है, अपने जी, बुरहानपुर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे 6 इयर्स हमने वहाँ पे पढ़ाया है। कम्युनिकेशन स्किल या इंडिपेंडेंट स्टडी टेक्निक, ये सब्जेक्ट हुआ करते थे जी। वहाँ पे। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। उसके बाद वापस छोड़ के फिर नवोदय में रहे, और 6 साल फिर ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल जबलपुर वहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ मैक्रोविज़न में आ गए। मैक्रोविज़न में सर, आ गए। जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आप सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एसएसटी, मैथमेटिक्स, तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ इंग्लिश फैकल्टी की तरफ प्रॉपर? इंग्लिश एक्चुअली सब्जेक्ट हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इंग्लिश में अच्छा, ही ओके। है ना? और लिटरेचर हमें पसंद भी है। जी, तो इसलिए, और जब हम कॉलेज में थे, हम लोग कहते हैं ना कि अगर जो भी टीचर बनता है तो किसी न किसी से मोटिवेशन ज़रूर मोटिवेट हो गए, यस सर। मिलता है। तो जो कॉलेज में जो हमारे कुछ प्रोफ़ेसर्स थे, एक प्रोफ़ेसर लुइस अल्फ़ान्सो, जी, वो ग्रेजुएशन में भी उन्होंने हमें पढ़ाया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। उनकी मतलब टीचिंग देख के लगता है कि अरे यार! टीचर हो तो ऐसा हुआ इनकी ऐसा तरह का होना हो, चाहिए, यस टीचिंग सर। हो तो ऐसे। इतने वो क्लास में पढ़ाते हुए एग्ज़ाम्पल्स देना, लाइट माहौल क्लास में रहना, टेंस वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम्पल्स अच्छे देना, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें मतलब एक मज़ा जो बोलते हैं ना, क्लास में बैठने में मज़ा आता है। एक फ़ील रहता एक था कि फ़ील हाँ, रहता था कि अरे यार! ये ऐसा है। तो वो थे, फिर हमारे एक प्रोफ़ेसर पारवे सर थे, प्रोफ़ेसर बोरास्कर सर हमारे एचओडी थे। तो इन लोग की जो उनकी सबकी टीचिंग्स एक्सीलेंट। स्कूल में भी हम अभी भी अपने बहुत सारे पुराने टीचर्स को अभी भी हमें याद है, जिन्होंने हमें प्राइमरी में पढ़ाया है और या हाई स्कूल वगैरह में। तो उनकी टीचिंग वाक़ई में तो कहीं न कहीं लगता था कि यार कभी भविष्य में अगर टीचर बने तो
इनकी तरह इनके तरह से। जैसा। और डेफिनेटली वो चीज़ इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसी से। लिटरेचर में इंटरेस्ट था, लिटरेचर हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने पे मजबूर यस करता सर। है। तो वो बस वो सारी चीज़ अपने आप में उसमें सर एडॉप्ट किया। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपका हाँ 35 इयर्स के आसपास का है, हाँ और इसमें से 20 इयर्स का एक्सपीरियंस मैक्रोविजन से बाहर का है, और ऑलमोस्ट हाँ 15 इयर्स 15 ईयर्स का यहाँ पे, हाँ अराउंड करेक्ट मैक्रोविजन। तो या आपने 2007 9 में ये 2009 में आपने 9 ज्वाइन में किया ज्वाइन था। किया था। तो जब आपने ज्वाइन किया था तभी एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था, या फिर नहीं टाइम बीइंग? नहीं नहीं, यस। हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज अ वाइस प्रिंसिपल जी। ज्वाइन किया था। और 2014 में, आई थिंक 13 या 14 में फिर एज अ प्रिंसिपल प्रमोट हुए यहाँ पे। प्रमोट हुआ हाँ आपने। तो सर जो मैक्रोविजन में जब आपने एंट्री करी, हम्म, उसके पहले आपका जो वर्क एथिक्स रहा होगा, हाँ और जब यहाँ एंटर किया तब जो वर्क एथिक्स है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, या वो सिमिलर रहा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं हुई? नहीं देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जी। चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वर्किंग कल्चर होता जी। है। ठीक है? तो और हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ कमी भी रहती है, लेकिन यस। कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छी चीज़ें भी होती है। और हर एक चीज़ हम कहीं न कहीं जहाँ पे भी हम जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जी। उसमें ऐड ऑन हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक बार हमसे ना, हम पिछले स्कूल में हमसे एक ने पूछा था एक क्वेश्चन कि सर एक्सपीरियंस क्या होता है? जी। तो मतलब एक्सपीरियंस के बारे में तो हमने कहा कि देखिए, एक्सपीरियंस हमें ना उससे नहीं कि हम कितने साल काम कर रहे हैं, हमें कितने साल काम करते हो गया। अगर हमसे कोई पूछे एक्सपीरियंस क्या है, कि आप कितनी जल्दी जो है उस सिस्टम में एडॉप्ट हो जाते हो, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो काउंट करता है। आपने 15 साल 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप नई जगह पे गए लेकिन वहाँ पे आप एडॉप्ट ही नहीं हो नहीं पाए, हो पा रहे हैं। आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, तो आपका 15 साल का एक्सपीरियंस कोई काम का काम नहीं। के फिर वो नहीं। तो एक प्रकार से हमें लगता है कि वो मैकेनिकल वर्क टाइप की कुछ चीज़ है, जैसे एक मोनोटोनस एक रूटीन वर्क हम लोग कर रहे थे। तो एडॉप्टेशन जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी हम लोग चीज़ें जो है अपने हिसाब से होने लगती है। जी। तो यहाँ पे भी आने के बाद हमें नहीं लगता है कि हमें अपने आप को चेंज ज़्यादा करना पड़ा। और ऑलरेडी जैसे सर का तो अपना एक क्लियर कट विज़न था ही कि क्या चाहते थे वो। मंजू मैम का अपना एक विज़न क्लियर कट एकदम विज़न है। तो बस उनके जो ट्यूनिंग वो हो गई, उनके विज़न या उनके सोच या हमारी सोच से कहीं न कहीं मैच जो हुआ, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी यस सर। मैच की, तो वो इसलिए हर चीज़ जो है ईज़ी गोइंग हो सर गया। सर तो 2009 में जब आपने ज्वाइन किया तब से काफ़ी लंबा सफ़र होता है, 15 इयर्स एक छोटा टाइम नहीं है। हुँ। काफ़ी सारे चेंजेज आपने बच्चों में देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल के जो कल्चर्स हैं उसमें देखे होंगे। तो हुँ, पहले में बच्चों के बेसिक मेंटल स्टेटस की अगर बात करें, हुँ। तो उस टाइम में, या उसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 2019 जब कोरोना की एंट्री हुई, उसके पहले और उसके बाद में क्या चेंजेस आपके नज़रिए से? चेंजेस तो बहुत है, जी। बहुत काफ़ी चेंजेस है। अगर हम पहले शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, जी। हम जी। बात करते। जी। 2009 में आए थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, जी। रोड नहीं थी, अप्रोच रोड नहीं थी, ठीक है? ये जो उड़ान मंत्रा विंग पूरा था, और उड़ान विंग में जो है कुछ 6 या 7 कमरे थे। हॉस्टल में आई थिंक कुछ 200-300 बच्चे शायद होंगे, 10-15 लड़कियां थी और कुछ बॉयज़ थे, ठीक है? और उस समय जो है सबसे ज़्यादा पढ़ाई और पढ़ाई का तो खैर माहौल था ही, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे तो डेफ़िनेटली पढ़ने का यस ही सर। कॉन्सेप्ट था। एक नया कॉन्सेप्ट सभी के लिए था कि भई एक ही जगह पे हम कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। सब उसका जो सिलेबस का जो ब्लेंड जो किया, यस सर। तो वो अपने आप में एक यूनिक सिस्टम था। बच्चे लोग भी बिल्कुल वैसे ही थे कि नहीं चलो ठीक है, जाना है, पढ़ना है। धीमे-धीमे इन 15 सालों में अब जो अगर आप अभी देखोगे तो काफ़ी बदलाव चेंजेस, आया है। बदलाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डेवलपमेंट्स। है ना? किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है 15-20 साल में इतना डेवलपमेंट होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है। और इसका सारा क्रेडिट डेफ़िनिटली
आनंद सर को जाता है, क्योंकि आनंद सर का अपने वो विज़न जो लेके चल रहे थे, उनके साथ टीम जुड़ते चले गए, वो टीम मेंबर्स भी शायद उसी विज़न से कहीं ना कहीं अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे थे। तो आज अगर हम देखें तो हर एक की अपनी अपनी मतलब हमारे 3 बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल हमारा सेपरेट है। आज हमारे पास 650 के लगभग लड़कियां हैं। तो ये भी शो करता है कि पेरेंट्स का जो है स्कूल के प्रति कितना विश्वास है, ट्रस्ट है। तो हमने वो ट्रस्ट को डेवलप होते हुए यहाँ पे देखा है। सर मेरी समझ जहाँ तक जाती है, अगर नीट की बात करें या आईआईटी की बात करें, तो जहाँ बाहर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 12th क्लास वो बच्चों का प्रिपरेशन कराती है या बच्चे स्कूल से बाहर प्रिपरेशन करते हैं, हमने वो सारी चीज़ें एक जगह क्यूमुलेटिव दी बच्चों को, क्या लगता है इसका इम्पैक्ट भी? नहीं, ये इसी का ही इम्पैक्ट है जी। क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में आपने कहा था कि हम लोग टाइम को वर्शिप करते हैं, टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट भी जो हमने यहाँ पे आके जो सीखा देखा कि नहीं, हर चीज़ एकदम टाइम टू टाइम चीज़ें होनी चाहिए, इसको मिस नहीं करना है। तो वही चीज़ जो है, अगर हम कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम ही बचाना है। सभी के पास 24 आवर्स है, लेकिन बात ये होती है कि उस 24 आवर्स को हम कितने अच्छी तरीके से उसको बेस्ट वे में उसको यूटिलाइज कर पाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि टाइम के साथ हमें चेंज नहीं करना है। हम जब इस शुरुआत में इस स्कूल में महीने 1.5 महीने में एक आध बार किसी को मूवी दिखा दी जाए तो बच्चों के लिए वो मतलब उस बहुत बड़ा खुशी का दिन होता था कि आज मूवी दिखा रहे हैं। और मूवी देखने के लिए भी बच्चे जो है अपने अपने हॉस्टल से अपने अपने उनको एक चेयर अलॉट हुई थी, कुर्सी, तो वो लेके आते थे और ग्राउंड पे बैठते थे, वहाँ पे स्क्रीन लगाते थे, वो देखते थे। महीने 15 दिन, महीने 1.5 महीने में एक बार। गेम्स हफ्ते में एक आध बार मिलता था, उसमें बड़े बच्चे बड़े खुश होते थे। अदरवाइज बिल्कुल नहीं, मतलब आपको पढ़ना है, आपको इतना वर्क करना है, आपको राइटिंग वर्क करना ही करना है। समय बदलता गया। सर की जो सबसे अच्छी बात जो है, सर जो है इंटरप्रेट आने वाले चीज़ों को शायद सर बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। तो वही लगा सर को कि नहीं यार, अपने को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसी पुराने सिस्टम से चलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि शायद बच्चा हमारे पास आएगा भी नहीं। उनको लगेगा कि नहीं, हम तो किसी बड़े बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट स्कूल में चले गए कि जहाँ पे कोई मतलब अपना सोशल गैदरिंग टाइप की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई अपना इन्वॉल्व वो नहीं है। तो उसमें फिर धीमे धीमे सर ने जो चेंजेस लेके आए सिस्टम में, तो अब हमने आप ये देखिए, जब हम पहले बच्चों को महीने में एक बार आउटिंग के लिए लेके जाते थे, और अब जो है पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के साथ हम बच्चों को आउटिंग, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हमें लगा। ठीक है, पहले हमारे बच्चे जो है फ़ोन हम लोग देते थे कि 10 मिनट से ज़्यादा आप बात नहीं करोगे। अब हमने जो है कोविड के बाद में हमने बच्चों को ही अपने बोले कि आप आपके मोबाइल लेके आओ, मोबाइल आपके जमा करें, अब 20 मिनट, 25 मिनट, 40-45 मिनट, आप 40-45 मिनट आप बात करोगे। अक्सर कंप्लेंट्स होती थी पेरेंट्स की कि वो दादा से बात नहीं हो पाएगी, चाचा से बात नहीं हो पाए, फलाने से बात नहीं, तो ठीक है उसी को ख़त्म कर दो। तो वो वाला एक सिस्टम वो ख़त्म हुआ। ठीक, टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बच्चा अपने आप को टेक्नोलॉजी से अलग नहीं रख सकता, तो हमने उनको इंटरनेट भी दिया। वीकली हम लोग इंटरनेट के उनको 45 मिनट्स के लिए हम ओपन एक्सेस दिया हुआ इंटरनेट के। आज के ज़माने में जो हम लोग कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल बच्चा होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए। आज सर ने इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना दिया। सर ये, अब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो शेयर की है बातें कि ग्राउंड पे एक ओपन स्क्रीन से लेके इतना शानदार ऑडिटोरियम तक का जो सफ़र है, बिल्कुल। तो वो मतलब ऑडिटोरियम, मतलब आप ऑडिटोरियम में आप जाके खड़े हो, आप इमेजिन करो कि 3000 लोग पब्लिक बैठी है और आप खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, आपने एक लाइन भी अगर स्टेज पे जाके बोली, वो जो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करता है बच्चे में, वो शायद वो कहीं दूसरे को कोई पढ़ा नहीं सकता है, नहीं पढ़ा सकता। यस सर। तो सर ने वो चीज़ सोची, तो वो समय के साथ वो चीज़ बदलते चले गए। स्कूल ने भी समय के साथ में अपने आप को बहुत बदला है, क्योंकि जो बच्चों की जो रिक्वायर, देखिए हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर बच्चे को हम किसी चीज़ से वंचित रखें, किसी चीज़ से उसकी दूरी बना के रखें, तो हम बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे। हम उसके जो बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री डेवलपमेंट जो होता है, हम वो नहीं कर रहे बच्चे को।
तो उसके लिए तो बच्चों को आपको ओपन स्पेस भी देना होगा। तो ये सारी चीज़ धीमे 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 सारी चीज़ें वो बदलती चली गई। तो जब एक स्ट्रिक्टनेस जहाँ पे था कि स्टडीज़, मूवीज़ का दिमाग में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी कि मूवी के बारे में सोचा कैसे कि यहाँ पे हम पढ़ने आए कि मूवी देखने मूवी आए। देखना है सर। आज नहीं, आज बच्चा जो है, जब हमने चीज़ें बदली है तो बच्चा मूवी भी देखता है, जब भी उनके मूवी टाइम रहता है तो उसको मूवी भी देखता है, उसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। और एक चीज़ देखने में आया कि रिजल्ट तो इम्प्रूव होते ही गया बहुत है। अच्छा रिजल्ट रहा है। बच्चे जो एक अगर हम बात करें तो 2009 में लगभग आई थिंक कुछ 1000-1200 शायद पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ थी। आज हम लोग 4000 के करीब है। सर अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं भी घर से आ रहा था और ट्रेन में एक पेरेंट्स मेरे को मिले और बच्चे भी जबलपुर से मेरे साथ आ रहे थे। तो पेरेंट्स बच्चों से कई बार पूछना शुरू करते हैं। हाँ, मैं हाँ। ऊपर वाले बर्थ पे था, मैंने उनसे शेयर किया कि सर ये बच्चा जहाँ पढ़ रहा है मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, आप मेरे से सारी चीज़ें पूछें। लेकिन वो इंटरेक्ट बच्चे से ही कर रहे थे हाँ, हाँ। कि आपके यहाँ तो मूवीज़ है, आपके यहाँ ये है, पैनल्स मिलते हैं, तो बच्चा कहाँ। मैंने एक छोटी सी बात उनसे कही थी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि बच्चों को अच्छी स्टडी देने के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो आईपैड देके, स्पोर्ट्स देके, मूवीज़ देके, अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो बच्चा ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई पे अच्छा टाइम देगा, बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करेगा और रिजल्ट वो हम अपने यहाँ बहुत अच्छा दे पाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल कर सकते वैसे ही होता है कि तो एजुकेशन जो है ना, ये डायनामिक है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो हमेशा डायनामिक ही होना चाहिए। आपको देखना कि ये आज के ज़माने में आज की रिक्वायरमेंट क्या है। आज आप देखिए अपने ही स्कूल के जो क्लास 3-4 के, ग्रेड 3-4 के बच्चे जो है या छोटे बच्चे जो है, आईपैड में ईज़िली वो लोग वर्कआउट कर ले रहे हैं, आई मूवीज़ बना ले रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी यस कर रहे हैं कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। कोडिंग वगैरह अपना बच्चा सीख रहा है। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली ये आज की रिक्वायरमेंट है। आने वाले दिनों में जैसे एआई और बाकी चीज़ों का और ज़्यादा होगा तो हम लोग भी उसी लाइन पे जाएँगे। यस हमें करना ही पड़ेगा। हमें तो ये जो है एकदम फ़ास्ट रनिंग वाला जो वर्ल्ड, हमें पेस उसके हिसाब से करना। और हम आज के समय पे अपने आप को एक जगह पे कन्फ़ाइन करके नहीं रख सकते हैं। यस सर। हम लोग जब ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं तो एजुकेशन भी उसी के पार्ट है। हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड जो है, हम लोग एक जो हम ये कह सकते हैं, हम लोग को ग्लोबल सिटीज़न बनाना है, ग्लोबल स्टूडेंट बनाना है। तो ग्लोबल स्टूडेंट बच्चा बनेगा कब? जब उसमें हर चीज़ का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कि वो खड़े होके 10 लोगों के सामने अच्छे से बात भी कर सके, किसी टॉपिक पे वो बोल भी सके, टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल भी कर सके, अपने आइडिया से कुछ नया स्टार्टअप भी वो कर सके, सारी चीज़ें वो, है ना? जो शिव खेड़ा ने अपनी जो यू कैन विन उसके बुक में एक जगह कहीं आई थिंक उनका एक कोट है शायद, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो है कि हमें 1% परफेक्ट इन 100 डिफरेंट फील्ड वाले आज का समय है। यस हम एक 100% परफेक्ट इन वन फील्ड, ठीक है, एक समय उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब तो हमें हर एक चीज़ की थोड़ी-थोड़ी कुछ ना कुछ तो जानकारी यस होनी सर, चाहिए। बिल्कुल। तभी तो हम सर्वाइव भी कर पाएँगे, तभी हम शायद ग्लोबल स्टूडेंट और ग्लोबल सिटीज़न भी बन पाएँगे। और शायद ये स्कूल जो है मैक्रोविज़न अकेडमी, ये डेफ़िनेटली उस पे वर्कआउट कर रहा है। सर और ये इस टाइम और लास्ट ईयर हमारे स्पोर्ट्स वाले में भी दिखी हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट्स, ख़ास इम्पैक्ट रहा है उसका। नहीं सर, अभी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक अपन चलते हैं स्कूल से बाहर। हाँ। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं परमार सर को ये पूछ लूँ कि आप जो आज हैं उस सफ़र को तय करने में कुछ नेम ऐसे जो आप ले सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन था जिसने, अगर मेरी सफ़र यहाँ तक पहुँची तो कहीं ना कहीं बैकअप में वो रहे, कुछ सपोर्ट किया जब ज़रूरत हुई तो। नहीं देखिए, शुरुआत की अगर हम बात करें, जब हम टीचिंग लाइन में जब आए तो हमें हमारी बड़ी सिस्टर का रोल था, कि बड़ी सिस्टर ने ही मोटिवेट किया। उन्हीं ने कहा कि नहीं, वो स्कूल में मतलब वो 4 मंथ्स का जो लीव वैकेंसी जो थी कि केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो वो बड़ी सिस्टर का वहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट रहा। फिर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा, क्योंकि 93 में पापा की डेथ हुई, तो उसके बाद में भी मतलब घर में भी ज़रूरत रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बड़े ब्रदर ने
और मम्मी ने ये कहा कि नहीं चाहिए ठीक है तुम्हें जहाँ जॉब करना करे, तो हम बाहर ही अक्सर अरे 92 के बाद तो हम घर के बाहर ही हमेशा रहे हैं। फिर 2002 में मम्मी की डेथ हुई, तो उसके बाद में भैया भाभी इन लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है जहाँ पे जॉब मिल रही है जिस जगह पे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं भुसावल में ही रहो, हम अकेले कैसे देखेंगे क्या रहे। उनने भी सारे पूरा सपोर्ट रहा है। और वाइफ़ का बहुत बड़ा डेफ़िनेटली सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा शायद हम वर्कहॉलिक टाइप के हैं। जी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमें मतलब अगर अभी क्या नहीं मतलब हमें अच्छा लगता है तो हम शायद हम घर से ज़्यादा समय हम अपने वर्क प्लेस वर्क में प्लेस हम पे रहते हैं। ज़्यादा देते। तो कभी भी घर से किसी ने ना शिकायत नहीं करी कि ये ना क्यों मतलब बहुत ज़्यादा समय देखो देखो अपन तो कोई बाकी के लोग तो घूमने चले जाते हैं या मूवी चले जाते हैं, अपन तो वो भी नहीं जाते कहीं नहीं, कभी भी ऐसा वो नहीं रहा। हुँ, तो 101% हम तो ये कहेंगे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं यस। उनका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा जी। है। सर मैं लाइफ़ के 2 पहलू पे और आपसे बात हाँ, करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आंसर अ, प्रिंसिपल परमार सर की ना आए, ओके। एक सर की आए जो हाँ, मेरे से कनेक्टेड हैं। हाँ, लास्ट टाइम का एक एक्सपीरियंस है कि कुछ बच्चे जब हॉस्टल आते हैं तो उनका थोड़ा-सा डाउन रहते हैं, वो पेरेंट्स और फैमिली को याद करते हैं। हुँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद उनको मोटिवेट कर पाता हूँ, तो कई बच्चों से मैंने बात करी, मैम ने भी बोला कि तू जाके बात कर। हुँ, और कई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं उनके साथ खुद भी इमोशन में बह गया और बोलते-बोलते थोड़ी-सी बातें भारी हो जानी हुँ, आँखें भर। हुँ। क्या कुछ ख़ास एक्सपीरियंस आपका कभी ऐसा रहा है कि बच्चों को मोटिवेट करते टाइम या फैमिली जो घर की जो दिक्कत होती है उससे बाहर निकालते, आप अपने फैमिली को हाँ, नहीं ऐसे देखिए अपना रेज़िडेंशियल स्कूल है, यस, मतलब हॉस्टल में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी बनती है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक ह्यूमन टच आप बोलिए या इमोशनल टच वो डेफ़िनेटली रहता ही है। और हर एक बच्चे की कुछ न कुछ घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि जब वो मालूम पड़ता है ऐसे तो एक बिल्कुल वो याद आता है कि नहीं यार ये ऐसा तो अपने साथ भी हुआ था। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताया कि 93 में पापा की डेथ हुई थी। पापा उस समय आगरा में थे, जी, पापा-मम्मी जी, दोनों आगरा में थे, हम भाई-बहन भुसावल भुसावल में में, थे। जी, तो मेरी 2 सिस्टर थी, एक एमए फाइनल ईयर में थी और एक सिस्टर एमकॉम के फर्स्ट ईयर थे और दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अप्रैल मंथ की बात है ना? और उसमें उनके एग्ज़ाम चल रहे थे जिसमें पापा की डेथ हुई। हम हमारे बड़े भाई मेरे 2 बड़े भाई, एक भाई मेरा हैंडीकैप है, वो चल फिर नहीं सकते। तो हम तीनों भाई और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जो है, वो और जिया जी, हम लोग आगरा गए। जी, सिस्टर को इन लोग को बोला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं, कि उस समय तो मोबाइल वगैरह इस तरह कुछ ऐसा था नहीं, लैंडलाइन फ़ोन पे ही इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें थी। तो पापा की तबीयत ख़राब है और पापा आईसीयू में, तो देखने जा रहे हैं। तो उनको हम बिल्कुल भी नहीं बताया कि पापा एक्चुअली नहीं है। एक्सपायर वो कर तो चुके हैं। हमें भी नहीं पता था, सिर्फ़ बड़ी सिस्टर को पता था। उनको वो चीज़ मालूम पड़ी जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और जैसे हम लोग क्या होता है कि वो 13वीं वग़ैरह करते हैं, तो उस समय तक उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। जब वो आगरा जब आए, दोनों सिस्टर, तब उनको मालूम पड़ा कि अच्छा, ऐसी नहीं वो तो बात है। पापा नहीं है। तो जब भी यहाँ पे भी अक्सर बहुत से बार देखने में आता है कि एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जैसे लास्ट ईयर या बिफ़ोर लास्ट ईयर भी ऐसा रहता है कि एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन आती है कि घर में कुछ अनहोनी हो गई या जी, पापा नहीं रहे। ऐसा 2-3 बार ऐसा मतलब हो चुका है। जी, तो जब भी वो चीज़ होती है तो डेफ़िनेटली घर वाले भी जब बात करते हैं या उनके रिश्तेदार, तो वो कहते हैं कि ना सर वो बच्चे को ठीक है हम पहुँचाते हैं, सारी चीज़ को बच्चों को नहीं बताते कि ये ना घर में क्या हुआ है। बाद में बात भी करते तो कहीं न कहीं घर वालों को किसी का रहता है कि नहीं यार बच्चे को ठीक है घर पे ज़्यादा ज़रूरत है, पेपर अपन बाद में। तो उस समय बच्चे पेरेंट्स वो जो भी घर के जो समझदार है, उनसे जब बात होती है तो उनको समझाते हैं। हम अच्छे तरीके से उनको समझा पाते हैं। हम कह पाते हैं कि ठीक है जो होना है वो हो गया, है ना? अब अपन जो है अपने हाथ में अपन वो चीज़ वो करें। चीज़ करें। तो ठीक है, अब बच्चे को आप है ना जो भी आपको 1 दिन 2 दिन लगता है आप रखिए, लेकिन उसको एग्ज़ाम कोई भी पेपर मिस नहीं करवाओ।
तो वो विचार मतलब एक ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि सामने वाला वो शायद हमारी बात पे वो विश्वास भी करता है और वो करते भी है, बच्चे को भेजते भी है और फिर बच्चों को यहाँ पे जितना उस बच्चे को जितना मॉरल सपोर्ट हो सपोर्ट की सकता ज़रूरत है होती है। उतना उस बच्चे को मॉरल सपोर्ट देते हैं, उससे रेगुलरली बात भी करते हैं। एक बार हम आपको एक और चीज़ बताया कि एक बार एक बच्ची 10th अभी इसी साल वो 12th पास आउट हुई है। जी। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम्स में थी। इंदौर में वो एडमिट थी और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं लेके जाना है पेपर। बच्ची को पापा को उसके समझाए, बच्ची को समझाया, मैंने बोला कि ठीक है जो पेपर अपन आके दो तो सही। चीज़ें हम सेंटर पे हम बात मतलब वो आपको जितना जो सपोर्ट होगा मेडिकल सपोर्ट मेडिकल जो कर सकते हो वो करें। वो आए, उन्होंने बच्चे ने भी एग्ज़ाम्स दिए, बहुत अच्छे नंबर से वो बच्ची पास भी हुई। और एक और बच्चे का था कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और पापा मम्मी जो थे उन लोग फिर इंदौर में थे, पापा मतलब एक्सीडेंट हुआ था, इंदौर में एडमिट थे। उस बच्चे का बड़ा भाई भी इसी स्कूल से पढ़ के गया था, तो उसकी मम्मी भी प्रिंसिपल है एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि सर उसको बताना मत बच्चे को, लेकिन ऐसा है वो घर आने की जिद करेगा तो मना कर देना। तो हमने कहा कि ठीक है। उनको उस बच्चे को बिल्कुल जब भी आता था सर घर होके आता, पापा से मिल के आता। पापा इस सेंटर पे भी नहीं है, उसका भैया आके उससे मिल के चला गया था। तो बोले पापा भी सेंटर पे नहीं आए मुझसे मिलने, मम्मी भी नहीं आई। तो बोले एक गैप में मिल के आता, हम उसको किसी न किसी तरीके से ऐसा टालते थे। वो बच्चा इतना अच्छा था कि अगर हमने कुछ बोला तो वो मान लेता था, मतलब वो मानता ही था। मानता ही था। बाद में जब सारे पेपर्स खत्म हो गए, सारी चीज़ें हो गए, तब फिर वो घर गया, तब उसको मालूम पड़ा कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था और ऐसी-ऐसी जी, बात जी, थी। जी। वो आके बोला कि सर है ना अब मुझे मालूम पड़ा कि आपने मुझे है ना घर क्यों नहीं जाने देते थे। तो ये जो भी चीज़ है जो बोल पाते हैं या जो चीज़ समझा पाते हैं बच्चों के किसी को, तो शायद कोई अपना एक वो एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस था, है यस। तो शायद उसी वजह से ही वो चीज़ कर पाते हैं। और एक बच्चों का और पेरेंट्स का तो हम कहना चाहिए कि उनका हमारे ऊपर बहुत-बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ेथ ट्रस्ट है। है, सर, बहुत आपके ट्रस्ट है। हमने बचपन के बारे में बात कर ली, हाँ, आपकी स्टडी की बात कर ली, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की, अभी जहाँ वर्किंग है इसकी बात कर ली। अब सबसे ख़ास पहलू है आपके लाइफ़ का मैम और आपकी मैरिज और उम, हमारी मैरिज 2006 में हुई, जी, लेकिन वाइफ़ से हमारी मुलाकात 2000 में हुई थी, जी, है ना? अप्रैल 2000। जी। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, आई थिंक 22nd अप्रैल। बहुत बहुत लकी हाँ, हैं सर आप। 22nd अप्रैल मॉर्निंग टाइम में क्योंकि जो वाइफ़ की जो सिस्टर थी, रियल जी, सिस्टर, बड़ी जी। सिस्टर, उनकी शादी हमारे बड़े भैया से अच्छा, हुई। तो वो लोग सब ग्वालियर से वो सभी लोग भुसावल आए थे। तो हम स्टेशन पे लेने गए थे पूरी फैमिली को, हम और हमारे भैया के कुछ फ्रेंड्स थे हम लोग। तो उस दिन हमारी मतलब 22nd अप्रैल 2000 में फर्स्ट टाइम हमारी इंटरैक्शन हुई थी। इंटरेक्शन हुई थी, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। फिर उसके बाद तो ऐसे ठीक है, ऐसे मिलते-जुलते ऐसे सर आई एम रहे। सॉरी आप हाँ, मेरे फादर जैसे हैं लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन पूछ लूँ अगर आप हाँ, इजाज़त दें तो। हाँ। क्या मैं इसको लव एट फर्स्ट साइट बोल सकता हूँ? हमें नहीं लगता कि ऐसे ऐसा कुछ होता है कि शायद लव एट फर्स्ट साइट या कुछ। हाँ, लेकिन ठीक है एक ये था शायद यस सर। मतलब लाइकिंग तो थी थी, यस। डेफ़िनेटली। और अक्सर जैसे हम हर गर्मी में आगरा जाते थे, तो आगरा ग्वालियर होके ही जाते होके थे। जाते थे। है ना? सर भले ही 1 दिन के लिए रुके, लेकिन कहीं न कहीं ठीक है एक डिसेंसी भी वो सर घरवालों हाँ, रखते थे, तो इसलिए ठीक है, गए भी मिले, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन ऐसे ओपनली कभी हम लोगों ने दोनों ने ऐसे कभी बात नहीं किया कि नहीं चलो अपन वो तो करते हैं। घरवालों को इन्फॉर्मेशन थी। नहीं शायद उनको पता नहीं इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी या जो भी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद अपन ने जी, बात करनी चाहिए। तो जब भैया भाभी ने ही कहा कि ये ना इससे वाइफ़ का नाम आभा है, जी। तो उससे आभा से ना अपन सोच रहे हैं या आप शादी करेंगी क्या?
तो हमने कुछ हम बोला ही नहीं। तो तो सर वो चीज़ें मतलब वो ठीक है। आप में ना? और मैम में फर्स्ट टाइम किसने इनिशिएट किसने किया था? नहीं, जैसे देखिए शादी ब्याह उसके इनिशिएट वाली तो ऐसे कोई जी, जी। बात ही वो नहीं थी। जैसे हमने कहा ना कि घर का भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऐसा एक माहौल था, सिस्टम था कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें सोचना करना वो नहीं था। ये तो हम वेट किए, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं डेट वेट फॉर द मोमेंट, यस। है ना? हर एक चीज़ का एक समय होता है, तो उस समय के हिसाब से चीज़ें होती है, तो शायद वो हम लोग का एक समय था, लेकिन ओपनली ठीक है, हम टीचर हम बहुत बात भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें वो होती है, लेकिन इस मामले में हम भी उतना ऐसा ओपन अप नहीं थे। नहीं थे, ना ही वाइफ़ इतनी ओपन अप वैसे थी। आई विल से लेकिन एक शायद कहीं न कहीं उनमें शायद दोनों के वो कहा था ही, होगा, इसलिए सही बात। ना हमने रिफ्यूज़ किया, ना बट आई उसने वुड रिफ्यूज़ से किया। कि रिस्पेक्टेड मैम बहुत लकी हैं, आपको ना केवल ईयर बल्कि मंथ, डेट, इनफैक्ट टाइम भी याद है हम कि पता है कब मॉर्निंग, हम तो ट्रेन में बता सकते हैं किस ट्रेन से आए थे हम, वो भी बता सकते हैं। सर कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। हाँ, आपके फेवरेट पर्सन? अम, मेरे टीचर्स कोई एक खास नाम? जो काफ़ी हमारे तो हर वो व्यक्ति फेवरेट है जिससे कुछ सीखने के लिए मिला, जी, हर व्यक्ति। जैसे हमने प्रोफेसर लुइस अल्फांसो का हमने नाम आपको बताया, जी, उनसे टीचिंग सीखी, है ना? बच्चों से कैसे प्यार से रहना, प्यार से बात करना, सारी चीज़ें मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं। उनको हम अभी भी याद करते हैं कि क्रिश्चियन मैड थी टीचर, ऑड्री उनका नाम था, अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई। एक नीता सेन मैडम हमारी साइंस की टीचर थे, तो वो हमें बहुत प्यार करते थे, दोनों ही टीचर्स, और भी टीचर्स। तो वो एक बच्चों से एक बॉन्डिंग वाला चीज़ उनसे सीखने के लिए मिली। वर्क प्लेस में कुछ मेरे ही साथी जो है, जो भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो वो मेरे फेवरेट है। इस स्कूल में यहाँ आए तो डेफ़िनेटली आनंद सर से जो है एक टाइम वाली जो चीज़ चीज़ें हैं, सीखी यस है, सर। और एक किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क के लिए एक जो दीवानापन, पागलपन जो होना चाहिए, तो वो चीज़ सीखा। वो चीज़ सब में भी थी, लेकिन लोग हमारे ऊपर अब आपको एक बताते हैं कि नवोदय में हम थे और दोपहर के समय रेस्ट पीरियड होता था। तो हम तो कॉन्टैक्ट पे थे, सारे सब लोग अपने-अपने रूम्स में चले जाते थे, आराम करते थे। अकेले थे, कुछ वो नहीं था, बोले दोपहर में जाके क्या करें? तो ऑफ़िस में जाके हम बैठ जाते थे, और ऑफ़िस में बैठ के, अब ऑफ़िस में बैठ के कितना बात करेंगे, उनसे बोलते हैं कि चलो ठीक है, बताओ क्या काम करना है, कुछ काम है तो बोलो। तो उस समय कंप्यूटर्स वगैरह का इतना वो नहीं था, जी, तो मैनुअल वर्क बहुत होता था। जी, तो वो वहाँ पे बैठ के सीखना, मतलब उनका हेल्प आउट करते थे। तो वहाँ से कुछ लोग कभी-कभी बोलते थे, यार बोले तो ये क्या है, बोले ना सब लोग आराम करते हैं, कुछ चीज़ तो यहाँ पे वो बैठा अपना वो टाइम वो कर रहा है। हमें लगता है कि नहीं, नहीं ठीक है ना यार, फालतू बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, यस सर। फिर इसलिए वो सबको ये भी लगता था कि यार वो जिस स्कूल में हम रहे, तो हमें प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा हमें लाइक करते थे कि उनको कोई भी काम आता है बोले यार जसवीर को बुला लो, हुँ, वो करे। तो अब उस समय लोग को थोड़ा लगता था कि यार ये एक कॉन्ट्रैक्ट वाला टीचर, और ये इतना ठीक है सीख रहा है, मतलब काम आगे-आगे बढ़ के कर रहा है। हमें लगता था कि नहीं यार ठीक है, हमें तो टाइम निकालना था। हमें ऐसा वो नहीं था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो पागलपन उस समय का जो था ना, वो अब लगता है कि नहीं यार हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है। वो यस चीज़ हमने कहीं न कहीं बहुत सारी रिफ्लेक्ट। चीज़ें वो सीखने के लिए मिली, मतलब हम सही तरीके पे, हम सही रास्ते पे थे कि नहीं यार अपने को अब काम के प्रति अपना डिवोशन तो होना ही चाहिए। और यहाँ जब आए तो हमने उस सर को देखा। जब शुरुआत में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो हम हो या आनंद सर हो या कुछ उसमें के जो और टीचर्स थे, हम लोग खुद जो है वो रेती या कभी वो ईंट वगैरह भी हम लोग लेके बच्चों के साथ लेके जी, जाते थे। तो सर से भी वो जो डिवोशन और इंटरप्रिटेशन की चीज़ें हैं वो सर से सीखने के लिए मिली। मंजू मैम से भी डेफ़िनेटली भी उनका भी जो एक एक चीज़ है कि अगर किसी काम में अगर वो इन्वॉल्व हो गए, तो जब तक का वो ख़त्म नहीं होगा, तो मैडम वो काम छोड़ते ही छोड़ते नहीं नहीं है, हैं। यस।
ठीक है, वो पूरा बराबर रेगुलर कंटिन्यूस फॉलो अप उनका लेते रहना है और वो चीज़ उनसे सीखी। तो हर एक व्यक्ति हर किसी व्यक्ति जिससे कुछ सीखने के लिए मिल जाए जिससे वो वही फेवरेट हमारा रहे आपके। मतलब फेवरेट है। तो इसलिए यहाँ पे सारे टीचर्स से तो हर एक टीचर कुछ ना कुछ मिलता ही है सीखने के लिए। सर द लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया कि आपको रिकॉर्ड करने वाला हूँ आज मैं। सबका ये कहना था कि अच्छा बोलते हैं आप, कोई भी टॉपिक दे दो हाँ। और टाइम लिमिट ना रखो तो सर बोलते रहेंगे। अनटिल अनलेस आप ये ना बोलो कि रुकने का टाइम आ चुका है। उनके पास बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स। मेरी समझ जाती है कि क्या ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज टीचर होने का इम्पैक्ट है, या और भी कई सारी चीज़ें मिलके परमार सर के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करती है? देखिए जो इसमें लैंग्वेज टीचर तो ठीक है, एक वो रोल प्ले करता है। जैसे हमने आपसे शुरुआत में कहा कि हमें लिटरेचर बहुत पसंद है। कोई हमें कहे कि ग्रामर पढ़ा तो शायद हमें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं आता है। लिटरेचर आप बोलो तो डेफिनेटली हम घंटों पढ़ा सकते हैं। तो रीडिंग यस सर। डेफिनेटली रीडिंग की हैबिट थी। पापा हमारे बहुत नॉवेल्स पढ़ते थे, उनकी रीडिंग की हैबिट थी, तो उनके नॉवेल्स क्लब से लाना, तो हम कहते तो पापा बहुत सी बार कहते कि ये नॉवल अच्छी है, पढ़ लेना। तो शायद वहाँ से एक रीडिंग की हैबिट, तो रीडिंग डेफिनेटली रही। फिर अब जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया तो नेट पे बहुत सारे यूट्यूब्स में आपके बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो लिसनिंग हमारी बहुत अच्छी है, मतलब सुनना, अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो पूरे मन से सुनते हैं। अगर हम टीवी भी देख रहे हैं तो एडवर्टाइज भी देख रहे हैं तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लिसनिंग वगैरह, डिबेट सुनना या किसी की स्पीच सुनना, लेक्चर्स वगैरह सुनना, थोड़ा बहुत रीडिंग करना, ऑब्जर्वेशंस अपने बढ़ाए, तो इन सारी चीज़ों से ना जो है एक मतलब बोलते हाँ, एक स्पीकिंग स्किल डेवलप हुई। और अभी भी उसमें हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत अभी उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है उससे इम्प्रूवमेंट की। और लेकिन कोई कहे कि कोई टॉपिक पे अगर हम से बोले कि सर ये टॉपिक पे बोलना है, ठीक है हम बोल लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रिपेयर करके जाएंगे तो शायद हम एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। हमें एक स्टार्टअप ज़रूर लगता है। तो एक उस स्टार्टअप के लिए हम लिखते हैं कि हम 5-10 पॉइंट्स लिख लेते हैं, बोलने से पहले भी उसको भी एक बार देखते हैं, फिर लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से वो अपने आप बैक ऑफ माइंड कुछ चीज़ें रहती है, तो वो अपने आप वो चीज़ें आती है और एक के बाद एक वो लिंकअप होती चली जाती है। तो इसलिए वो एक्सटेंडेड टॉक हो जाती है। क्लास में भी एक्सटेंडेड हमको समझ में आता है कि हमारा एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन हो गया है, लेकिन वो फिर ये लगता है कि नहीं यार, अपने पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो इम्पार्ट करो, दे दो। तो हो सकता है कि 10 में से अगर 2 ने भी इंटरेस्ट शो किया, 2 ने भी कोई बात पकड़ ली, बहुत है। तो वो जो है ना विन विन वाली सिचुएशन पे हम बहुत विश्वास करते हैं। तो शायद इन्हीं चीज़ों के चलते में कुछ चीज़ें है ना वो एक्सटेंड हो जाती है। और एक और चीज़ हमारे साथ हमेशा होती है कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना है या कोई चीज़, तो अक्सर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो पढ़ने में आ जाता है जी। चाहे वो व्हाट्सएप पे मैसेज के रूप में हो या कहीं कुछ सुनने में आ जाए, कहीं ना कहीं वो एक हिंट मिल जाती है कि अरे यार ये चीज़ है, और वो अपने टॉपिक में तो अपना बराबर वो कोरिलेट हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच इतना कीमती समय देने के लिए, इतने अच्छे से एलेबोरेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एक लास्ट आप इंडोर्स करें हमारे जो व्यूअर्स है उसको कि हमारा 5th और 19th जनवरी को एडमिशन डेट है, मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर में एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बारे में आप अपने एंड से कुछ भी। हम सभी जो इस इंटरव्यू को, इस टॉक को जो भी सुन रहे हैं, हम सभी से एक आग्रह करेंगे और सभी को बताना चाहेंगे कि 5 और 19 जनवरी 2025 को मैक्रोविजन स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, क्लास 1 से लेके क्लास 9th और क्लास 11th के लिए।
जो कि 25-26 सेशन के लिए हम लोग ये एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। क्लास 5th ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो जो हॉस्टल में बच्चे आना चाहते हैं क्लास 5th के, तो वो भी आ सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि सीट्स जो है हर क्लास में लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं। तो जब आप बच्चों को यहाँ पे इस स्कूल में लेके आए तो 2-3 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तो बच्चा जो है अच्छे से प्रिपेयर करके आए। सिलेबस जो है, अगर बच्चा क्लास 5th के लिए अपियर हो रहा है तो उसका जो पेपर जो रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा क्लास 4th के सिलेबस के बेसिस पे रहेगा। क्लास 11th के लिए अगर बच्चा एडमिशन टेस्ट दे रहा है तो उसका क्लास 10th का जो सिलेबस है, जो हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, वो उसके बेसिस पे उसके क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स वालों के लिए सेपरेट पेपर रहेगा, बायो बच्चों के लिए, बायोलॉजी के लिए अलग रहेगा, और कॉमर्स के बच्चों के लिए वो पेपर अलग रहेगा। और बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके आए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है एडमिशन का। एडमिशन टेस्ट क्लियर करना ही होगा। दूसरी चीज़ है जो है, आप एक ध्यान रखिएगा कि बच्चों को जो है मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। उसको करिएगा बेटा कि अपने को आगे बढ़ना है, आपको हॉस्टल के स्कूल में जाना है, वहाँ पे आपको घर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। बेस्ट, हम लोग बेस्ट सुविधाएं देते हैं। सारे हॉस्टल्स लगभग एसी है, सारे क्लासरूम्स एसी है, टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बच्चों को भी चीज़ें सिखाते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को भी लगता है कि घर जैसा कंफर्ट नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हमें कुछ चीज़ पाना है तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। हम घर का कंफर्ट छोड़ेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हम हमारी पूरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी, हमें पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को ज़रूर आप बताइए कि बेटा हम वहाँ पे हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ बनने के लिए जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा सीख के हम लोग वहाँ आएंगे। तो आप ये चीज़ ज़रूर बच्चों को बताएं, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा, तो वो आके अच्छे से पेपर भी देगा। आपका जो आप चाह रहे हैं वो आपको बच्चे से वो चीज़ भी मिलेगी। और चौथी चीज़ जो हम आपको एज अ पेरेंट आपको हम कहना चाहेंगे कि आप इस स्कूल पे मैक्रोविज़न एकेडमी के जो संचालक जो है उन पे, इस स्कूल के स्टाफ पे आप विश्वास रखिए, आप फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए। आपके बच्चों को हम एक अच्छा इंसान ज़रूर बना के हम भेजेंगे। और आप लोग आइए, आपको ठीक है अगर आपको आपके बच्चे को एडमिशन नहीं भी करवाना है, कोई बात नहीं, आप लेकिन स्कूल आके एक बार ज़रूर आप विज़िट करिए, आके देखिए कि ये मैक्रोविज़न एकेडमी जो है ये दूसरे स्कूल से कैसे डिफरेंट है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये लिविंग स्कूल है। लिविंग स्कूल, आप यहाँ पे 24 घंटे में आप कभी भी आइए, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे, और जब बच्चों का नाइट में सोने का समय आता है तो हमारे जो वर्कर्स जो है वो अगले दिन की तैयारियाँ, जो मैस में तैयारी, खाने पीने की हर चीज़ की कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पे होते रहता है। आप बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे अपने बच्चों को आप भेजेंगे। हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चों पेरेंट्स को मन में एक हमेशा डर रहता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, तो हमारे पास 365 बेडेड ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और देश के अपने रिनाउंड डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। 24 आवर्स मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आपको कोई परेशानी नहीं है। मेस में भी जो हम लोग जो खाना देते हैं बच्चों को, वो डाइटिशियन द्वारा अप्रूव्ड होता है। जो खाना हम बच्चों को दे रहे हैं वही खाना हमारा स्टाफ भी खा रहा है, वही खाना हम भी खाते हैं, हम सभी लोग वही खाना खा रहे हैं। तो खाने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग एक अच्छी हेल्दी डाइट भी देते हैं, और एक रूटीन, बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन हम लोग में बच्चों को ले आते हैं, जो कि उसके भविष्य के लिए उसको काफ़ी हेल्प आउट होता है, काफ़ी मददगार वो चीज़ें होती है। तो आप विश्वास रखिए कि जब आप यहाँ पे स्कूल में आओगे, एज अ विजिटर ही आओ आप, लेकिन आके ज़रूर विज़िट करिए। आपको कुछ नया ही देखने मिलेगा, नया ही सीखने के लिए मिलेगा। थैंक नहीं, यू।
कीमती अल्फाजों के साथ इस शो का इख्तिताम करते हैं अब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।